अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हमारी सेल्स टैक्स का चैप्टर नंबर 6 पे हम डिस्कशन करेंगे। और ये ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी और आपके एग्जाम फोकस भी हमेशा ही आपके पास इंक्लूडेड रहेगा। वो है रेजिडुअल इनपुट टैक्स एंड द अपॉर्चमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा हमेशा मिलने वाला है। और सेल्स टैक्स अगर आप आईसीएम में, सीए, एसीसीए किसी के पेपर दे रहे हैं, इसी से तो नहीं, आईसीएम में चाहिए कि तो ये जरूर पूछा जाएगा आपसे। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने पहले चैप्टर्स में ये बात कही थी कि अगर आपका एक इनपुट है और आपका आउटपुट है, दोनों सेट ऑफ होते हैं, आपकी टैक्सेबल परचेजेस है और टैक्सेबल सप्लाईज है, दोनों नेट ऑफ हो गए। ठीक है ना? अब अगर आपका इनपुट टैक्स हायर होता है आपके आउटपुट टैक्स से, तो आपको 10% ऑफ योर आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स विच एवर इज द लोअर वन, वो आपको पे करना पड़ता है। ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि अगर आपका इनपुट टैक्स आपका हायर हो जाता है, तो आपको इनपुट टैक्स, अगर आपका आउटपुट टैक्स से हायर हो जाता है, तो आपको आउटपुट का 10% पे करना पड़ता है। पहले एक जमाने के अंदर, एक जमाना तो नहीं कहेंगे, आज से 3-4 साल पहले एक लिस्टेड कंपनी के लिए एग्जामेशन ही आई थी। लिस्टेड कंपनी के लिए, पब्लिक लिस्टेड कंपनी, पब्लिक अनलिस्टेड के लिए नहीं, पब्लिक लिस्टेड के लिए आई थी बात कि उनको 100% एग्जामेशन मिल जाती थी। यानी कि अगर उनका इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स से हायर है, तो उनको पूरी की पूरी कुछ भी नहीं पे करना पड़ता था, 10%। ये सेक्शन 8 बी में लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि आपकी टैक्सेबल परचेजेस हैं और टैक्सेबल सप्लाईज हैं, तो दोनों 18-18% पे दोनों नॉकिंग ऑफ हो जाएगी। ठीक है ना? यहाँ तक तो एक बात आ गई। अब फॉर एग्जाम्पल हम दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि आपकी टैक्सेबल परचेजेस तो हैं, लेकिन आपकी सप्लाई जो है वो एग्जेम्प्ट है। तो स्पेसिफिकली डिसअलाउ हो गई आपकी, डिसअलाउ हो जाएगी, क्योंकि आप आगे भी सप्लाईज जो कर रहे हो वो एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट से क्यों उसकी एडजस्टमेंट मांग रहे हैं? तीसरा सिनेरियो कि आपके पास टैक्सेबल सप्लाईज है, टैक्सेबल इनपुट टैक्स है आपके पास, टैक्सेबल परचेजेस आपके पास, और आपका एक्सपोर्ट से जीरो रेटेड है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? सेक्शन 4 ये कहता है कि भाई आप एक काम करो, या तो एडजस्टमेंट ले लो या रिफंड ले लो। दोनों है, वैसे रिफंड लिया जाता है। अब हमें चौथा सिनेरियो लेते हैं, जो सबसे मुश्किल है। आपकी टैक्सेबल परचेजेस हैं, लेकिन जो आपकी टैक्सेबल सप्लाईज हैं उसमें जीरो रेटेड भी शामिल है, उसमें एग्जाम्प्ट भी है और लोकल भी है। तो भाई अब करें तो क्या करें? और अगर इसमें और थोड़ा सा आप ट्विस्ट डालना चाहते हैं, तो आपके पास टैक्सेबल सप्लाईज में जीरो जो है वो रिड्यूस रेट वाला भी है। अब क्या करें भाई? किस तरीके से इसको डील किया जाए? आप लोग को पता भी होगा, लेकिन मैं सिर्फ क्लैरिफिकेशन देने की वजह से कह रहा हूँ। हम इस पे कंप्लीट सवाल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बना लिया है, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूंगा, तो इसमें आपको इन सारी चीजों का फ्लेवर जरूर मिलेगा। तो अब ये क्या हुआ है कि भाई, अब आपको ये देखना है कि आपने जो एग्जाम सप्लाईज की है, और आपकी जो परचेजेज हैं, क्या वो उससे रिलेट करती है? सबसे पहले ये देख लें, स्पेसिफिक स्पेसिफिक कंसिडर कर लें। ठीक है ना? अब अगर फॉर एग्जांपल आपकी एनेक्चर ए में गए और एनेक्चर बी में गए, जो इम्पोर्ट्स का है, अगर आपने ये कंसिडर किया, एक ट्विस्ट होगा, मैं बताऊंगा आखिर में। तो आप मुझे एक बात बताएं, आपकी जो पहले आपने अपना लेक्चर स्क्रूटनाइज किया, आपने बोला यार ये परचेजेस मेरी एग्जाम सप्लाईज के लिए, ये मेरी जीरो रेटेड के लिए, और ये मेरी क्या नाम है, लोकल के लिए। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आराम से और डिसअलाउ कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे रॉ मटेरियल को मिला के आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप ऐसे 2-3 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जो एग्जाम भी हो सकता है, जो जीरो रेटेड भी हो सकता है, और टैक्सेबल भी हो सकता है। तो भाई इसको बाइफरकेट कैसे करें? इसको बाइफरकेट करके, तो इसी पे फॉर्मूला जो इनका सेंसेक्स एक्ट में आया है, आप सबको पता होगा कि वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज डिवाइड बाय टोटल सप्लाईज, वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाईज डिवाइड बाय टोटल सप्लाईज, इंक्लूडिंग दैट सप्लाईज, इंक्लूडिंग ऑल द सप्लाईज, फिर वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल सप्लाईज। ये कॉन्सेप्ट बताना मसला नहीं है, आपने ये आइडेंटिफाई सबसे इंपॉर्टेंटली करना होता है कि इन सारों में से कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसकी एलोकेशन में गलत करो। रेजिडुअल इनपुट टैक्स को बनाना जो है ना, वो दुनिया का सबसे चैलेंजिंग काम है। वैसे तो प्रैक्टिकल लाइफ में तो हम लोग डायरेक्ट टोटल सप्लाईज लेते हैं, टोटल परचेज लेते हैं, उसमें से हम उसको है ना रेजिडुअल इनपुट टैक्स कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं। आपने बहुत स्पेसिफिक होना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सॉफ्टवेयर है, तो क्या आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सब पे एप्लीकेबल है? इफ यस, देन फॉर्मूला अप्लाई। इफ नो, उसको उसको कंसिडर नहीं करें उसको।
उसको कंसिडर नहीं करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप उसका इनपुट टैक्स अलग से क्लेम कर लें। आप उसका इनपुट टैक्स को रेजिडुअल इनपुट टैक्स के अंदर कैटेगरी में नहीं करें, यानी कि उसका 100% आपको मिलेगा, क्योंकि वो लोकल सप्लाईज के लिए है ना। गेटिंग माय पॉइंट। अगर वो आपका रिलेट नहीं करता आपके जीरो रेटेड से, आपके रिफंड से और आपके एग्जाम से रिलेट नहीं करता, तो एक बात तो ये हो गई। अब आपने सारे, ये सारी जो कैटेगरीज है ना, इसको आपने स्क्रूटनाइज अपने सेंस में खुद करना होता है। एक प्रोफेशनल सेल्स टैक्स के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपने किस तरीके से अपने एक्सपेंसेस, अपने इनपुट को रेजिडुअल इनपुट टैक्स में कंसिडर किया। बहुत जगहों पे गलत इनपुट टैक्स, गलत गलत तरीके से आप रेजिडुअल इनपुट टैक्स निकालते हैं, जिसमें आपको नोटिस कर सकता है वो। वो आपसे पूछ सकता है कि भाई यार, ये आपने रेजिडुअल इनपुट टैक्स निकाला है, कैसे निकाला? आप मुझे क्यों? इस रेजिडुअल इनपुट टैक्स का मतलब होता है कॉमन इनपुट टैक्स विच इज यूज फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ सप्लाईज। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। मैं बार बार रिपीट इस पे फोर्स इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि आपने, अगर आपके पास, मिसाल लेता हूँ, आपको मिसाल देता हूँ, समझे एग्जाम सप्लाईज नहीं है, सिर्फ जीरो रेटेड है और लोकल सप्लाईज है, ठीक है ना? अब आप मुझे बताएं, अगर आपने रेजिडेंट इनपुट टैक्स सही एलोकेशन नहीं की होगी, तो मे बी पॉसिबल आप अपना रिफंड कम डिटरमाइन करो। क्यों? क्योंकि एक ऐसा परचेजेस है जो कि स्पेसिफिकली रिलेट ही आपके एक्सपोर्ट से करता है। तो सबसे पहले तो आपने वो एलोकेट कर दिया, वो 100% मिलेगा आपको ना। वो तो 100% उसका रिफंड मिल जाएगा। और जो बाकी है उसको अपॉर्चमेंट करोगे ना, तो कंपनी को नुकसान क्यों करवा रहे हो, कंपनी को नुकसान क्यों दे रहे हो? तो आईकेएम के पेपर्स में भी अगर आता है ना, तो आपको इस तरह स्ट्रेटेजिकली सोचना है, और अपनी कंपनी में भी इसी तरह स्ट्रेटेजिकली सोचना है। अब अगर आप, फॉर एग्जाम्पल, अब हम रिवर्स करते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट है ही नहीं, एग्जाम्ड और जीरो, एग्जाम्ड और लोकल है, तो अगर आपने गलत एलोकेशन की होगी, तो आप अपना इनपुट, इनएडिमिसिबल इनपुट टैक्स बढ़ा दोगे, जो कि फिर आपने नुकसान दे दिया कंपनी को। तो आपको बड़ा स्पेसिफिक होना पड़ता है अपने परचेजेस को देखते हुए, अपने एग्जाम और अपने एग्जाम सप्लाई या जीरो रेट सप्लाई को देखते हुए। आपको जीरो रेटेड पे कैरी फॉरवर्ड तो मिल जाएगा, आपको कैरी फॉरवर्ड का मसला नहीं है, आप बोलोगे कैरी फॉरवर्ड मिल रहा है, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपका वो कैरी फॉरवर्ड अगर आप करते जाओगे तो वो पाइल अप होता जाएगा ना, जिससे आपका ही नुकसान है, इससे आपकी कंपनी को नुकसान है। वो एडजस्टमेंट होती जाएगी, क्योंकि अगले महीने फिर इनपुट आएगा, फिर इनपुट आएगा, वो इनपुट एक्स पाइल अप होता जाएगा, पाइल अप होता जाएगा। सही है, आप ये कर सकते हैं उसमें स्ट्रैटेजी, कि अपने ओपनिंग बैलेंस को चलाएं और अपने इनपुट टैक्स को, आप जो करंट इनपुट टैक्स है उसको क्लेम ना करें, क्योंकि 6 महीने की लिमिट होती है, सबको पता है कि 180 डेज की लिमिट होती है, सब उसको छोड़ देते हैं कि यार छठे महीने में क्लेम कर लेंगे। इस पे भी एफबीआर वाला आपसे सवाल कर सकता है, इस पे भी आपसे एफबीआर वाला आपसे पूछ सकता है, मैंने ऐसे केसेस देखे हैं। क्या आप इनपुट टैक्स क्लेम क्यों नहीं कर रहे भाई? आपका पड़ा वो उसको समझते ही ये फ्लाइंग इनवॉइस है कोई। मैं आपको बता रहा हूँ ऑनेस्टली, ये वो केसेस हैं जो कि मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखे हैं। तो इनपुट टैक्स को, इस रेजिडुअल इनपुट टैक्स को बहुत सीरियसली लीजिएगा। ये सबसे ज्यादा, अगर कभी नोटिस आता है ना, मैं आपको बता दूं, अगर कभी एफबीआई से सेल्स टैक्स का नोटिस आता है, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या आता है। सबसे पहले आता है, अच्छा इसमें आखिर एक चीज मैं कंक्लूड करूंगा, फिर मैं आपको नोटिस बताऊँ। क्या, जब आप रेजिडुअल इनपुट टैक्स निकाल लें, तो उसमें कैपिटल एसेट का जो इनपुट टैक्स है वो कंसिडर करेंगे? व्हाट इज योर ओपिनियन? तो ओपिनियन ये है इसमें कि आप कैपिटल एसेट को कंसिडर नहीं करेंगे। रेजिडुअल इनपुट टैक्स की डेफिनेशन में आप प्लांट मशीनरी का जो इनपुट टैक्स होता है उसको कंसिडर आप नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक सेपरेट पार्ट होता है। ये बात भी सेक्शन बी में, सेक्शन 8 बी में लिखी हुई है स्पेसिफिकली, कि आप जब लोअर ऑफ निकालते हैं ना, लोअर ऑफ आउटपुट टैक्स एंड 90% ऑफ योर आउटपुट टैक्स, विच एवर द लोअर वन, इनपुट टैक्स और लो, और क्या नाम है, 90% ऑफ द आउटपुट टैक्स विच इज द लोअर वन, तो आप इस इनपुट टैक्स में से कैपिटल एसेट का इनपुट टैक्स पहले निकालते हैं। फिर जो अगर आपका इनपुट टैक्स बनता है उसमें से वो नीचे सेपरेट लाइन में ऐड होता है। तो ये एक चीज हो गई कैपिटल एसेट रेट। अब मैं बात कर रहा था कि आपको नोटिस जो आते हैं ना, उसकी रीजन में बता दूं। सबसे पहले बात आती है, यार आपने इनपुट टैक्स सही क्लेम किया है, फिर इम्पोर्ट पे कभी मसला नहीं होगा, इम्पोर्ट पे कभी भी मसला नहीं होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली आता है आपके पास, डायरेक्टली मतलब ऑटोमेटिक आप उसको क्लिक करते हैं, सबको पता है इन चीजों के बारे में।
कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, यही इनपुट टैक्स जो नोटिस आता है ना, इसमें आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है बस। फिर सेक्शन 73 का आता है कि भाई बैंकिंग चैनल के थ्रू आपने पेमेंट की है, क्रॉस चेक के थ्रू आपने पेमेंट की है, ये सारी चीजें आती है आपके पास। उसके बाद रेजिडुअल इनपुट टैक्स के बारे में पूछता है। और आउटपुट में आपसे हमेशा सवाल ये पूछेगा कि भाई आपने रेट जो कंसिडर किया वो सही कंसिडर किया है कि नहीं कंसिडर किया। ये वो आपसे सवाल पूछेगा ही पूछेगा। ये ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से आती है। अंडरस्टैंडिंग से आती है, आपने खुद इवेल्युएट एनालिसिस खुद करना है कि भाई मेरा ये इनपुट टैक्स मेरे आउटपुट टैक्स से कॉमन है या स्पेसिफिक है। दो सवाल अपने आप से करिएगा, या तो स्पेसिफिक है या ये कॉमन है, बस। तो उम्मीद है आज चैप्टर 6 आपको काफी समझ में आया होगा। नहीं है ना सवाल दोस्तों, मैं आपसे क्लियरली बोलता हूँ, मुझसे पूछ लीजिएगा, मेरी अपनी नॉलेज के लिए। आई माइट पॉसिबली रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरे मैं अपने आप को वैल्यूएट कर दूंगा, मैं रीडिंग और अपनी बढ़ाऊंगा ज्यादा, और आपसे जो इनपुट होंगे मैं जरूर शेयर करूंगा। सो अगर आपको पसंद है तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा मुझे, मुझे सजेस्ट कीजिएगा, मुझे वैल्यूएट करिएगा, और किसी टॉपिक पे कोई चीज पूछनी है तो जरूर पूछिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।